नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एक नए पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, वह पाठ्यक्रम है यूपीएससी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर। इसमें आज हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर के संदर्भ में प्रैक्टिस करेंगे। जो जीएस फर्स्ट पेपर है, आइए चर्चा किया जाए। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। एक प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन तथा उत्तराधिकारी राज्यों के उदय हेतु उत्तरदायी विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। जो आपको 250 शब्दों में लिखना है। पहले तो आप प्रश्न को समझें। लिखने से पहले आप सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य के पतन। देखिए, पहला कारण आपसे पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पहली बात। फिर कह रहा है कि उत्तराधिकारी राज्यों के उदय हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, आपको पता है ना कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो बहुत सारे उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हो गया। अब उसके कारक क्या क्या हैं, इसी का आपको परीक्षण करना है और इसको कम से कम आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो देखिए, हम लोग उत्तर लिखते समय क्या हम लोगों को ध्यान देना है, यह बात समझने का प्रयास करें। पहला काम, सबसे पहले तो आप मुगल साम्राज्य और उसके पतन के बारे में थोड़ा सा परिचय लिखने का शुरुआत करें। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में और मुगल एम्पायर क्या है उसके बारे में पहले परिचय लिखने का प्रयास करें। जैसे आपको पता है कि मुगल साम्राज्य जो 16वीं सदी में शुरुआत हुआ था, ठीक है, और 16वीं सदी से चलते चलते इसका जो है 19वीं सदी तक इसका अस्तित्व रहा है। ये बात आप जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि अब भारतीय इतिहास में यह सबसे शक्तिशाली एक साम्राज्य भी रहा है। कई सौ वर्षों तक इसका कार्यकाल रहा। अच्छा, उसके साथ साथ आपको पता है कि मुगल साम्राज्य जो है अकबर के शासनकाल से अपने चरम स्थिति पर पहुंचा। ये बात आप जान रहे हैं, जैसा कि हमने परिचय में बताया है कि मुगल साम्राज्य यहां से शुरू होकर ऐसे यहां तक 19वीं सदी तक पहुंचा, ठीक है। तो लेकिन जो मुगल साम्राज्य के अन्य शासक हैं, यानी कि औरंगजेब के आते आते इस साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता चला गया। तो ये आपको परिचय में लिखना है। अच्छा, परिचय में लिखने के बाद आपको क्या करना है? जब आप परिचय में लिख लेते हैं तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपने परिचय लिख लिया। अब यह है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपने परिचय लिख लिया तो अब आपको ये लिखना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक में क्या है? आर्थिक कारक में आप देखेंगे जैसे कृषि संकट। कृषि संकट में जैसे आप देखेंगे कि भू राजस्व की अत्यधिक मांग के कारण, ठीक है,
भू राजस्व के अत्यधिक मांग के कारण जो कृषि की उत्पादकता है ना, वो घट चुकी है। तो जाहिर सी बात है, साम्राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है वो डमाडोल हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो जागीरदारी एवं जमींदारी व्यवस्था है, उसका भी किसानों पे धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन की दिशा आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, ये कारण है पहला कि कृषि संकट हुआ। ठीक है, पहला जो कारण है वो कृषि संकट है। और दूसरा कारण है राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली में क्या आपने देखा, वही जो इजारेदारी जागीरदारी जो व्यवस्था है, जो जमींदारी व्यवस्था है, उससे क्या है, किसानों में एक असंतोष पनप गया है। ठीक है, असंतोष होने की वजह से धीरे धीरे मुगल एम्पायर का पतन होता चला गया। इस बात को आप समझ रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है, अगला कारण है व्यापार और वाणिज्य में गिरावट। देखिए, व्यापार और वाणिज्य में गिरावट क्या है, देखिए मामला क्या है, जो नए नए यूरोपीय कंपनियां हैं, चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, पुर्तगाल हो, ठीक है, इनके जो शक्ति है, इनके उद्भव के कारण, इनकी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ने के कारण क्या है, यह लोग जो मुगलों का जो व्यापारिक प्रमुख गतिविधियां है ना, उस पर नियंत्रण कर लिए। अच्छा, जब नियंत्रण कर लिए तो मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। और जब कमजोर हो गया तो धीरे धीरे कमजोर हो गया, तो उनको जब व्यापारिक हानि होगी तो उनके साम्राज्य को, तो उनका साम्राज्य का तो पतन ही होगा ना। तो यही सब मूल कारण है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जब मुगल साम्राज्य का जो नियंत्रण है कमजोर हो गया, तो व्यापार से होने वाले राजस्व में गिरावट आई। और जब गिरावट आई तो जाहिर सी बात है, राजस्व व्यवस्था से ही एक साम्राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ धन की निकासी। आपको पता है ना कि मुगल एम्पायर में जो उनके कुलीन थे ना, कुलीन यानी उच्च कुल के लोग, उच्च कुल के लोग जो थे, उनका जो जो जीवन शैली था वो भी असाधारण था। खूब पहनावा, मतलब ऐसा काम दिखावा करना, जिससे बड़े पैमाने पर, है ना, उनकी जो वित्तीय प्रणाली थी वो भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। और जब वित्तीय प्रणाली कमजोर हो जाता है तो एक बताइए, इनके पास एक बड़ी सेना है, अब उनकी सेना को बनाए रखना बड़ी मुश्किल कहानी हो जाती है। उनकी सेना को बनाए रखना बड़ी मुश्किल कहानी हो जाती है, जिसकी वजह से ये भी एक कारण रहा है कि मुगल साम्राज्य का कैसे पतन हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, उसके साथ साथ आप ये भी नोट करिए कि और भी कारक है। वो क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। और जो कारक है आपके, वह है प्रशासनिक कारक। कौन से कारक हैं, प्रशासनिक कारक। ठीक है, प्रशासनिक कारक क्या है, प्रशासनिक कारक में देखिए क्या क्या है, इस चीज को आप समझिए। देखिए, प्रशासनिक कारक में ये है ना कि औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के शासन के बाद जो है मामला ये निकल कर आ गया कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो बड़े निकम्मे और कमजोर थे। ठीक है, चाहे वह मोहम्मद शाह रंगीला हूँ, चाहे वह बहादुर शाह जफर हूँ, चाहे वह जहांदार शाह हूँ, चाहे वो फरुखसियर हूँ, ठीक है, तो चाहे बहादुर शाह प्रथम हो, ये सब एक निकम्मे और अयोग्य रहे हैं। खास करके औरंगजेब के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है ना, वो बड़े अयोग्य रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है, जब शासक ही अयोग्य है, उसका चरित्र ही नहीं सही है, तो फिर शासन का पतन होना तो लाजमी है ना। उसके इससे हुआ क्या, ये अयोग्य शासन की वजह से जो मुगल साम्राज्य है ना, उसके सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। इस बात को समझिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब यहां पर यह है कि जो उसकी साम्राज्य केंद्रीय शक्ति है, मान लीजिए मुगल एम्पायर है, वो दिल्ली तक सीमित है। और दिल्ली तक सीमित है, और जो उसके छोटे छोटे प्रांत हैं, जो राजे रजवाड़े हैं, है ना, जो मुगलों से मिलकर हैं, तो वो लोग अपनी स्वायत्त शक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी स्वायत्त शक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं औरंगजेब के बाद। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये लोग, जैसे चाहे आप बंगाल को ले लीजिए, चाहे जैसे आप अवध को ले लीजिए, चाहे आप मराठा को ले लीजिए, चाहे आप सिख को ले लीजिए, ये लोग क्या अपनी स्वायत्त शक्ति के लिए लड़ रहे हैं।
अब इसकी वजह से क्या है ना, मुगलों पर एक बाह्य आक्रमण का एक नया प्रारूप बनने लगा, और हुआ भी है बाह्य आक्रमण। आप देखेंगे मुगलों के पतन का जो एक कारण है कमजोर उत्तराधिकारी, तो कमजोर उत्तराधिकारी की वजह से क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, और सत्ता का विकेंद्रीकरण के वजह से बाह्य आक्रमण भी हुआ है। जैसे आप देखेंगे अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और फारस का शासक नादिर शाह, ये लोग आक्रमण किए हैं ना, अनंतः आप देखेंगे मुगलों को लूटे हैं। और कुल मिला जुलाकर कहने का तात्पर्य यह है अनंतः मुगलों का पतन भी हो चुका है। इन सब कारकों की वजह से ही मुगल एम्पायर का पतन हो चुका है। यही कारण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। राजनीतिक कारण तो आप समझ ही रहे हैं, राजनीतिक कारण वही है क्षत्रिय विद्रोह। क्षत्रिय विद्रोह का मतलब गुटबाजी। जैसे आप देखेंगे बंगाल है, अवध है, ठीक है, ये लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाह्य आक्रमण ने अनंतः मुगल एम्पायर को बुझा दिया, ठीक है, कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और भी कारक हैं, और भी कारक हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सामाजिक और सांस्कृतिक है। तो ये रहे हैं आपके कारक कि कैसे जो है मुगलों का पतन हुआ, ठीक है, कैसे जो है मुगलों का पतन हुआ है, ठीक है। इसमें आप सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आप जान ही रहे हैं कि औरंगजेब का जो धार्मिक असहिष्णुता का कारण है, यह जो है गैर मुस्लिम धर्म को नहीं पनपने दे रहा था, ठीक है, उस पर प्रतिबंध, अन्य धर्मों पर अत्याचार कर रहा था, ये सब भी कारण रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, जो उत्तराधिकारी वाले राज्य है ना, वो भी धीरे धीरे मुगल एम्पायर के पतन का एक कारण बन गए, ठीक है। जो उत्तराधिकारी वाले राज्य हैं, ठीक है, आप इसको देखेंगे, जो उत्तराधिकारी वाले राज्य हैं, ये आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि जो धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता में आप क्या देखेंगे कि औरंगजेब की नीतियां थी। औरंगजेब की नीतियों की वजह से ये क्या कर रहे थे कि जो गैर मुसलमान हैं इस पर प्रतिबंध लगाए थे और अन्य धर्मों पर अत्याचार कर रहे थे। इसकी वजह से ये भी तो एक कारण है कि मुगलों का पतन की ओर, आगे की ओर बढ़ता चला गया। अच्छा, उसके साथ साथ सामाजिक विविधता में यह है कि जो मुगल साम्राज्य खुद ही एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम में था, यानी कई प्रकार के समाज के लोग, कई धर्म के लोग मिलकर खुद ही बना हुआ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे एक विविध साम्राज्य था, और यह साम्राज्य तमाम सारे कारकों की वजह से यह पतन की ओर बढ़ता चला गया, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पे बात करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन पे देखे थे तो क्वेश्चन में हमारे दूसरा पार्ट यही तो था क्वेश्चन के कि उत्तराधिकारी शासकों का उदय हुआ है, ये कैसे पतन कर दिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे उत्तराधिकारी में है मराठों, तो पता है कि मराठों ने मुगलों को बहुत परेशान किया है, ठीक है। जो मराठाएं हैं ना, जो मराठे हैं, इन्होंने मुगलों को बहुत परेशान किया है, खास करके, ठीक है, चूंकि पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली अगर कोई साम्राज्य बनाने का कार्य किए हैं तो मराठों ने किया है, ठीक है। तो इन लोगों ने खास करके मराठा हो, अवध के नवाब हो, हैदराबाद हो, सिख हो, ठीक है, ये लोग मुगलों को एक चुनौती दे करके उसके जो पतन की दिशा दशा उसको और आगे बढ़ा दिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग अपने साम्राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मराठे हों, चाहे सिख हों, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे
इसके साथ साथ आप यही है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्या है यह पतन के कारण में? देखिए, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में आप देख रहे हैं ना कि मुगल काल के बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद, है ना, ये लोग अपनी क्षेत्रीय शक्तियां, जैसा कि अभी आप लोग को हमने बताया है कि अपनी क्षेत्रीय शक्तियों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने लगे। अपनी क्षेत्रीय शक्तियों की लड़ाई के लिए लोग आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अपनी क्षेत्रीय शक्तियों की लड़ाई के लिए लोग आगे बढ़ने लगे और अनंतः ये लोग मुगलों के पतन में बहुत बड़ा कारण निभाए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से मुगल एम्पायर का धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति का भी हस्तक्षेप है। आपको पता है कि मुगल साम्राज्य के पतन से इनका भी संबंध रहा है। यूरोपीय कंपनियां जो है, इन कंपनियों ने भी धीरे धीरे मुगल एम्पायर को एक खोखला कर दिया, क्योंकि इनका भी तो प्रभुत्व है। जैसे आप देखेंगे पुर्तगाली हैं, डच हैं, ठीक है, डच के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज आए, ठीक है, अंग्रेजों के बाद आप फ्रांसीसी देखेंगे, तो इसमें फिर लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। तो इन कारणों की वजह से भी मुगल एम्पायर का पतन हुआ। यानी मुगल साम्राज्य के पतन से यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के लिए भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। यही तो हुआ है। ठीक है, जब इनका पतन हुआ तो एक नया जो है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है यूरोपीय कंपनी आई और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। तो ये जो क्वेश्चन था, यह जो प्रश्न था आपको हम दिखा रहे हैं, यह जो प्रश्न था हम लोगों का, जो हम लोग का क्वेश्चन था, आप सॉरी, आप क्वेश्चन देखिए, ये जो हम लोगों का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि भारत में मुगल साम्राज्य, भारत में जो है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग का था कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन तथा उत्तराधिकारी राज्यों हेतु उत्तरदायी विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। तो बड़े आराम से आप 250 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप परिचय लिखे हैं, परिचय लिखने के बाद उसकी उन कारकों की चर्चा करें जो जिन कारकों की वजह से मुगल का पतन हुआ, चाहे आर्थिक कारक हो, सामाजिक कारक हो, राजनीतिक कारक हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप पतन के बाद उत्तराधिकारी राज्यों की ओर बढ़िए। पतन के बाद फिर आप उत्तराधिकारी राज्यों के उद्भव पर प्रकाश डालिए, चाहे वो अवध हो, बंगाल हो, ठीक है, और मैसूर हो, हैदराबाद हो, ठीक है, मराठा हो, कैसे ये लोगों ने मिलकर के मुगल का एक पतन किया, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन कर दिया। ठीक है, इन कारकों पर भी चर्चा करिए। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है साथियों कि 250 शब्दों में बड़े आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर अन्य क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।